इसके बारे में जो विश्व में शिक्षा शास्त्री हुए, जिनने शिक्षा के बारे में जो अध्ययन किया है, उनके भी विचार यही है कि ये उम्र सबसे बालक के या बालिका के जीवन की सबसे खतरनाक अवस्था है। अगर इस अवस्था को बालक सही से निकल गया, अवस्था से मतलब 14 साल से लेकर और 18-20 साल तक इसको जोड़ा गया है, किसी ने 18 कहा है और किसी ने 20 तक कहा है। अगर इस उम्र में बालक सही से निकल गया और उसने समय का सदुपयोग कर लिया, और समय के साथ समझ का, दो शब्द आते हैं, समय और समझ। जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है, और जब समय होता है उस समय हमें समझ नहीं होती है। तो जिस बच्चे ने इन दोनों के बीच में तालमेल बैठा लिया, समय पे समझ आ गई कि हमें आगे जीवन में क्या करना है, या समय का सदुपयोग कर लिया, तो वो निश्चित तौर पर जीवन में सफल हो जाता है। मैं ये गारंटी तो नहीं लेता कि बच्चे पढ़ लिख के नौकरी मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैं क्या कोई भी नहीं ले सकता दुनिया में कि पढ़ाई से नौकरी 100% मिल जाएगी, 100% नौकरी मिल जाएगी, इसका ना तो सरकार कहती है और ना मैं कहता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर पढ़ लिए तो जीवन सफल हो जाएगा। नौकरी जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा। जैसे 100 रुपये में मान लो 50 पैसे, बाकी 99.99% जो हिस्सा है वो बाहर की दुनिया है। ये तो एक माध्यम बनाया गया है कि बालक को किस तरह से आगे 15 साल 18 साल तक, उसके 22 साल तक उसको गुजारा जाए। उसके बाद वो बालक क्या करता है, ये उसकी योग्यता परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। ये भारत सरकार भी कह रही है, आजकल आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर भारत की बात करती है सरकार बार बार। आत्मनिर्भर भारत, ये क्या है आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत ये है कि जो देश की आबादी है इस समय लगभग 142 करोड़ के आसपास है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी इस देश की है। इसमें से केवल 3% का मतलब मान के चलें 3 से 4 करोड़, 4.5 करोड़ के आसपास केवल नौकरी है भारत के अंदर, सरकारी नौकरी। इससे अधिक नहीं है, और दिन पर दिन कमी होती जा रही है, क्योंकि आजकल एआई मतलब कंप्यूटर समझ लो, मोटी मोटी भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं जिसे, उसका ज़माना आ रहा है। और उससे ये भी मान के चलना कि सारे काम जो मनुष्य द्वारा किए जाते थे वो कंप्यूटर द्वारा होने लगे हैं। मशीनों का युग आ गया है, जो काम मनुष्य द्वारा होते थे वो मशीनों द्वारा होने लगे हैं। तो नौकरियां दिन पर दिन कम होती जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं। तो उस परिस्थिति में हमें ये भी करना है तय कि आगे हमें जो अपना जीवन यापन करना है वो किस तरह से करना है। नौकरी सबके लिए संभव नहीं है, व्यवसाय करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आगे जीवन में देखना ही पड़ेगा। अब आज नहीं, शांति से बैठ जाओ। गोविंद फोन दादा सेट के कॉलर के बटन खोले, बटन बंद कर लें और बाएं सीधी करें। देखो इन्हें निकाल के बाहर करो। कौन कौन है बच्चे ये? जो विद्यालय में एक्टिविटी होती है, तो जो एक्टिविटी है ये तो ना तो प्रधानाचार्य अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ना स्कूल का कोई स्टाफ अपनी मर्जी से कर सकता है। ये सारे कार्यक्रम शासन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि इतनी तारीख तक ये कार्यक्रम होना है, इतनी तारीख तक ये कार्यक्रम किया जाना है, परीक्षाएं होनी है, प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी है, वार्षिक उत्सव होनी है, खेलकूद होने हैं। जो भी एक्टिविटी विद्यालय के अंदर होती है वो सब शासन की तरफ से आती है। और जो शासन एक्टिविटी भेजती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी मंशा होती है। हर एक एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ मंशा है। जैसे आज की जो एक्टिविटी हो रही है वार्षिक उत्सव, इसके भी पीछे सरकार की कोई ना कोई मंशा छुपी हुई है। ये आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों कराते हैं, क्या मतलब है इसका? तो ये सारी बातें हैं, इस पर थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब कार्यक्रम के लिए इतने सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं विद्यालय का पूरा परिवार, तो इस पर पहली बात करता हूँ कि मैं जब बीएससी में पढ़ रहा था तो मेरे एक मित्र थे डॉक्टर भगवत मान जी। तो बीएससी उन्होंने साथ किया, फिर एमएससी दूसरी जगह से किया, फिर पीएचडी अलग जगह से किया, और आज वो केशवानंद विश्वविद्यालय है आपके बीकानेर में, तो उसमें सॉइल साइंस के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, मृदा विज्ञान के।
और उनके इंटरनेशनल जर्नल भी, कई जर्नल भी निकले हैं। तो आज मुझे कोई भी समस्या मृदा विज्ञान में आती है तो मैं उनसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वकील वो वैज्ञानिक हैं वो मृदा विज्ञान में। ऐसे ही मेरे साथ के तमाम लोग हैं जो चक्की चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, RAS हैं, अधिकारी हैं। तो उनके साथ एक संबंध बना के रखना है जीवन में। ये वार्षिक उत्सव हमें ये सिखाता है कि 11वीं के बच्चे 12वीं पास करके जाएंगे तो ये उनके मार्गदर्शक बनेंगे। 11वीं बच्चों के 12वीं के बच्चे मार्गदर्शक बनेंगे, क्योंकि जो समस्याएं जो आने वाली हैं 12वीं क्लास के बच्चों को, वो समस्याएं 11वीं क्लास के बच्चों को ना आए, इसलिए ये वार्षिक उत्सव रखा जाता है कि उनसे उनके संबंध अच्छे स्थापित हो सकें और भविष्य में वही संबंध आपके पूरे जीवन भर काम आने वाले हैं। जैसे 12वीं क्लास के बच्चे यहाँ से निकलने के बाद आगे क्या करेंगे, ये मतलब एक अंधकार रहता है उनके लिए जीवन में कि 12वीं तो कर ली, लेकिन इसके बाद किधर जाएं, दिखाई नहीं देता। कोई कहता है कि ITI में चले जाएं, कोई कहता है पॉलिटेक्निक कर लें, कोई कहता है कि BA कर लें, कोई कहेगा BSc बायो कर लें, कोई कहेगा BSc मैथ कर लें, कोई कहेगा BSc एग्रीकल्चर कर लें, कोई कहेगा LLB कर लें, कोई कहेगा DLED कर लें। अलग अलग रास्ताएं, अलग अलग उसमें जाएंगे बच्चे अपनी योग्यता, पारिवारिक परिस्थिति आदि का वो निर्धारण करते हुए कि उन्होंने कहाँ। लेकिन ये 11वीं के बच्चे हैं तो उन्हें जब तक ये पता लग जाएगा कि हमारे सीनियर अगर जेड के थ्रू BSc में एडमिशन लिया है और जिस यूनिवर्सिटी, जिस विद्यालय, जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ का फीडबैक कैसा है, वहाँ वो बच्चे बताएंगे 12वीं क्लास के कि आपको कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती। जैसे केकड़ी कॉलेज की बात करें एग्रीकल्चर में, ये सारे बच्चे हैं एग्रीकल्चर के हैं, इनका पहला प्रयास रहेगा कि BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लें। लेकिन जब मालूम पड़ेगा कि केकड़ी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको वहाँ पर स्टाफ ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आपको पता लग गया ना, आप जाने से बच गए। ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से बच गए कि जहाँ पर अंधकार है। अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रयास करोगे आप, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर है, कोटा यूनिवर्सिटी है, जॉबनेर यूनिवर्सिटी है, आपकी बीकानेर केशवानंद यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर के 5 विश्वविद्यालय हैं। तो पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि विश्वविद्यालय के अंदर हम प्रवेश लें। तो वार्षिक उत्सव क्या होता है कि एक मिलन होता है बच्चों का, 9th के बच्चे 10वीं क्लास के बच्चों से अपने संपर्क स्थापित कर सकें और 11वीं के बच्चे 12वीं क्लास के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकें कि जो आगे उन्हें प्रकाश देंगे। ये प्रक्रिया पहले यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में भी चलती थी, उसका फिर गलत इस्तेमाल होने लगा, रैगिंग बोलते थे तो उसका गलत मतलब निकाल लिया लोगों ने, फिर उस पर बंद लगा दिया, बंद कर दिया गया, कोर्ट के भी कई आदेश आ गए, सरकार ने भी सख्ती की। दूसरा, ये जो विद्यालय है, सरकार के पास इतना फंड नहीं होता कि हम प्राइवेट स्कूल की तरह बच्चों से पैसा लेके और बहुत सी फैसिलिटी कर सकें। तो सरकार भी कहती है कि जो भामाशाह हैं उनका सहयोग लिया जाए और विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से संचालित, हालांकि सरकार पूरा प्रयास करती है, लेकिन अगर भामाशाहों का सहयोग मिल जाता है तो और भी अच्छे हम विद्यालय में एक्टिविटी करा सकते हैं। मैं यहाँ 1 साल से अधिक समय हो गया, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो इस विद्यालय में पढ़ाई का स्तर है वो 1000 रुपये महीने की फीस देने के बाद भी किसी अच्छे स्कूल में जो स्तर होगा उससे 21 ही है, उससे बेहतरीन स्तर है यहाँ का पढ़ाई का। इस बात को मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप केकड़ी में भी पास ही में आपके, आप वहाँ देख ले जाके, मैं किसी स्कूल का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ केकड़ी में चले जाएँ, आपके आसपास के जो शहर के कस्बे वहाँ पर जाके चले जाएँ, वहाँ पर स्टाफ भी नहीं है, स्टाफ है तो क्लासें नहीं हो पा रही हैं, क्लासें नहीं हो पा रही हैं, उसके कई तकनीकी कारण भी हैं, मतलब उनकी गलती नहीं है लेकिन और भी कारण है, क्लासें नहीं हो पा रही हैं। और टोटल स्कूल कोचिंग सेंटरों के ऊपर डिपेंड है। अगर स्कूल का किसी का रिजल्ट 100% आ रहा है तो वो कोचिंग, जो बच्चे प्राइवेट कोचिंग पढ़ रहे हैं उनकी मदद से आ रहा है, लेकिन इस विद्यालय का जो रिजल्ट जो 100% आ रहा है ये किसी कोचिंग की इसमें योगदान नहीं है, ये बच्चों की मेहनत का योगदान है। और सबसे ज़्यादा योगदान है जो जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं उन माँ बाप का योगदान है, गांव के समाज के लोगों का सहयोग है और विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय के समस्त स्टाफ और बच्चों के सबके सहयोग से ये संभव हुआ है। जो इस विद्यालय का रिजल्ट 10वीं क्लास में पिछली बार भी 100% रहा था,
और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी 12वीं क्लास और 10वीं क्लास का दोनों का रिजल्ट 100% रहना चाहिए, जैसा मेरा अनुमान है और मेरा आशीर्वाद भी है बच्चों के साथ भी। और ये एक आशीर्वादी प्रोग्राम है। भामाशाह स्कूल के टीचर, स्कूल के शिक्षक सभी अपने बोर्ड परीक्षाओं से पहले अपना आशीर्वाद बच्चों को देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं कि किस तरह से आगे का रास्ता, जो जीवन की कठिनाइयाँ आने वाली हैं, उनको किस तरह से तय करना है। ये जो उम्र है बच्चों की, किशोर अवस्था इसे उम्र बोला। इस विद्यालय में सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम और चलाया जाता है जिसका नाम है डायल फ्यूचर, जिसका नाम है डायल फ्यूचर। डायल फ्यूचर में क्या होता है, बच्चों के भविष्य के बारे में बात की जाती है। ये शिक्षा विभाग का ये कार्यक्रम है जिसमें 10वीं के बाद बच्चे कहाँ एडमिशन लें, 12वीं के बाद क्या एडमिशन लें, तो उनकी आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, उनकी सभी को और उनकी बच्चे की योग्यता, शैक्षिक योग्यता के आधार पर बच्चे को निर्णय लिया जाता है कि किस बच्चे को किस में एडमिशन दिया जाएगा। तो ये भी कार्यक्रम सरकार का ही है। उसमें भी डायल फ्यूचर के बारे में केवल बच्चे का ये देता है फ्यूचर आगे क्या हो सकता है। दूसरी बात करते हैं शिक्षा और संस्कार की। शिक्षा और संस्कार का क्या कॉम्बिनेशन है। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के साथ भी संस्कार भी दिए जाते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो इस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई भी इसका इस्तेमाल आप जीवन में कर ही नहीं सकते। आपकी पूरी शिक्षा आपकी बेकार है अगर आपके पास संस्कार नहीं है। शिक्षा तभी काम करती है जब संस्कार आपके साथ हों। मैं 26 जनवरी पे भी ये बात कह रहा था कि राम को कितना मानते हो ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे अभी बार बार जो नारे लगा रहे थे अच्छी बात है, लेकिन राम की कितनी मानते हो ये महत्वपूर्ण है। राम के जो बताए हुए सिद्धांत हैं, राम के बताई हुई जो बातें हैं, अगर उनको जीवन में उतार लिया तो जीवन में सफलता की 100% गारंटी है। जीवन में सफलता की 100% गारंटी मैं ले सकता हूँ। अगर राम के किसी भी आचरण को अगर अपने जीवन में उतार लिया तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप रामचरितमानस का, रामायण का, रामानंद सागर की रामायण का या गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण का एक भी प्रसंग, आप कोई भी प्रसंग उठा के देख लें, आपको हर एक प्रसंग कोई ना कोई आपको शिक्षा जीवन में देता है। जैसे एक दो प्रसंग के बारे में मैं बात करता हूँ कि जब लंका में हनुमान की और रावण की पहली मुलाकात हुई थी तो जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें रावण ने हनुमान से पूछा, ये वही बानर है जो उछल कूद कर रहा था? तो लंका के लोगों ने कहा कि हाँ सर ये वही है साहब, जो पूरी लंका में जो उछल कूद कर रहा था। तो रावण बोलता है कि हे बानर, तू लगता है मुझे जानता नहीं है अभी। तो हनुमान जी कहते हैं, जो बानर हनुमान जी थे, तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, भला तुझे कौन नहीं जानता है? तो वही है ना जिसको 6 महीने बाली ने कांख में दबाकर घूमा था। 6 महीने किष्किंधा के महाराज बाली, अंगद के पिताजी, उन्होंने 6 महीने रावण को दबा के घूमा था कांख में, क्योंकि बाली के पास जो है शक्ति थी कि जिसकी जो सामने जाता है उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, अगर उसकी कमजोरी पता है तो एक लाइन में उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 कर दोगे आप। अगर सामने वाली व्यक्ति कितना भी ताकतवर है, सामने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर है, अगर उसकी एक कमजोरी आपको मालूम है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक लाइन में 0 कर दोगे। केवल एक लाइन बोली हनुमान जी ने कि तू वही है ना जिसको 6 महीने बाली ने कांख में दबा के घूमा था। तो रावण अपने आप सैंप गया। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन की हर एक शिक्षा रामायण के अंदर छुपी हुई है। दूसरा एक प्रसंग मैं बताता हूं रामायण का ही। राम जब वन को जा रहे थे तो लक्ष्मण ने उनसे कहा कि भैया कि हाँ
कि प्रजा आपके साथ है, आप अगर अनुमति दें तो सुबह राज तिलक आपका ही होगा, केवल इशारा करने की देर है। जैसे सत्ता परिवर्तन आजकल सरकारों में देख रहे हो, कल बिहार में हुआ, हाल हो जाता है, रातों रात सरकारें गिर जाती हैं, बन जाती हैं। तो लक्ष्मण जी ने भी कहा कि राम जी से कि भैया आप अनुमति दो तो सुबह राज तिलक आपका ही होगा। तो राम जी का जवाब था कि मैं शासन तो प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मैं लक्ष्मण जैसे भाई और दशरथ जैसे पिता को खो दूंगा। तो मेरे लिए ये मुझे मौका मिला है कि अपने एक साथ अपनी माँ और बाप दोनों की आज्ञा का पालन करने का, इससे बड़ा सौभाग्य शायद मेरे लिए नहीं हो सकता और मुझे कभी जीवन में ना मिले। तो वो प्रसंग है। आप जैसे अभी थाने में अंदर जाओ, कोर्ट के अंदर जाओ, जितने मुकदमे चल रहे हैं, किस बात के चल रहे हैं कि साहब आधा बीघा जमीन मेरे भाई ने घेर रखी है, मेरे घर के सामने से नाली निकली हुई है, मेरे घर में 2 कमरे हैं जिसमें से 1.5 इसने ले लिया है, जबकि मेरे पास 1.5 आना चाहिए था। मतलब भाई की संपत्ति के, परिवार की संपत्ति के जितने भी मुकदमे इस समय चल रहे हैं उसमें 70% मुकदमे परिवार के ही चल रहे हैं। अगर रामचरितमानस का एक भी आपने प्रसंग जीवन में उतार लिया तो मैं बता रहा हूँ ये 50% मुकदमे ये कोर्ट के खत्म हो जाएंगे। ये केवल हमारी संपत्ति, हमारी सोच के मुकदमे हैं। आप कभी भी भाई की संपत्ति लेके पैसे वाले नहीं बन सकते। पैसे वाले बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कर्म करना पड़ेगा। तो ये रामचरितमानस के प्रसंग हैं। कोई भी आप प्रसंग उठा के, कहीं का भी प्रसंग उठा के देख लो। तो एक प्रसंग और मैं लेता हूँ कि जब राम जी, अभी एक बच्चे ने, शुरुआत में बच्चों ने डांस किया था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, वो प्रसंग कोई बता सकता है किस समय का है? सबरी के समय। बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छा इसने बताया कि सबरी इंतजार में बैठी थी कि प्रभु श्री राम आएंगे, और जब आती है तो अपने झूठे बेर और श्री राम को खिलाती है। वो बहाव था, एक भाव हमारा किसी व्यक्ति के प्रति कितना है, आस्था हमारी कितना है। तो उस समय का वो प्रसंग है कि राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, और बहुत ही अच्छा गाना था, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस गाने के बारे में तारीफ की थी, ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, देखा भी होगा, अखबार में, टीवी में भी चला था। तो रामचरितमानस का कोई भी प्रसंग ले लो, जब वन से निकल के जा रहे थे राम, तो वन माता मिली उन्हें। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप इतना मदद कर देना कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते के सारे कांटे आप बीन के अलग कर देना। तो वन माता बोलती है कि प्रभु आप तो निकल आए उस रास्ते से, अब कांटे बीनने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभु राम कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरा भाई आएगा पीछे, भरत मुझे ढूंढता हुआ। अगर उसे ये पता लग गया कि मेरा भाई बड़ा राम इस रास्ते से निकल के गया है और जिस रास्ते में इतने कांटे पड़े हुए हैं, तो उसको बड़ा कष्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि वन माता ना, हे धन्य हो भगवान, जो आप निकल गए हो, भाई के प्रति आपका इतना करुणामय हृदय है। तो उन्हें मालूम था कि भरत आएंगे, और उसके बाद उन्होंने जिस रास्ते से निकल चुके उस रास्ते के कांटे उन्होंने साफ करवाए, इसलिए कि भरत को कहीं दुख ना हो। और भरत जब आता है तो वो केवल एक ही बात कहते हैं कि प्रभु राम, भैया राम, मैं एक चीज़ आपसे मांगू तो आप मुझे दोगे? तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि अगर तू प्राण भी मांगेगा तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो भरत जी कहते हैं नहीं, प्राण तो मुझे नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके चरण पादुका मुझे मिल जाए तो मैं सिंहासन पर रख के अगले 14 वर्ष तक शासन कर सकता हूँ, बाकी और मेरी क्षमता नहीं है कि मैं शासन कर सकूँ। ये जो बातें हैं मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद ये जो स्कूल का माहौल है, यहाँ डांटते हैं, समझाते हैं, जरूरत पड़ी तो पिटाई भी लगाते हैं, और जरूरत पड़ी तो आपके माँ बाप को बुला के भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद जब कॉलेज के माहौल में जाओगे, वहाँ आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी जीवन में एक ही समस्या आती है इन बच्चों के, जब ये कॉलेज में जाते हैं। वैसे सरकार कहती है कि सभी बातों पे बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए। एक गुड टच, बैड टच के बारे में भी सरकार एक प्रोग्राम चला रही है कि अच्छी तरह से स्पर्श करना बच्चे को, गलत तरीके से स्पर्श करना बच्ची को, बालिकाओं के लिए कार्यक्रम है। उसके बारे में भी सरकार कहती है कि टीवी चला के, प्रोजेक्टर चला के, वीडियो चला के, फोटो दिखा के और बच्चे का प्रैक्टिकल करा के बच्चों को समझाओ। मतलब सरकार का कहना यह है कि हर एक बात पे बच्चों से बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उनसे बात नहीं होगी तब तक बच्चों को सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो मैं ये कहता हूँ, बच्चे जब ये कॉलेज में जाते हैं तो आजकल एक बड़ी फैशन सी चल रही है, बड़ा गलत माहौल कह लो या सही माहौल कह लो, कि इनके प्यार, इश्क, मोहब्बत की जो उम्र है और कैरियर बनाने की इनकी उम्र है, दोनों की एक ही है। दोनों का जो टाइम है इनका,
20 से 25 साल में इनका कैरियर बनना होता है, उसी टाइम इनको जो है प्यार इश्क मोहब्बत हो जाती है। तो दोनों में ने ये तय करना होता है कि किस रास्ते पे चलना है। जिसने अगर कैरियर अपना बना लिया तो प्यार इश्क मोहब्बत उसको जीवन में मिल जाएगा, ये पक्का है। और जिसने प्यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया तो उसने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया। जो मिल गया वो भी छोड़ के चला जाएगा, ये पक्का, ये लिख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो मिल गया वो भी चला जाएगा तुम्हारा। तो मुझे कोई इसे शर्म नहीं लगती ऐसी बातें करने में, क्योंकि ये प्रांगण है और ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। और सामूहिक रूप से इन 12वीं क्लास के 10वीं क्लास के कुछ बच्चों के साथ हो सकता है कि अगली साल ये कॉलेजों में चले जाएं, कुछ बच्चे 10वीं के दूसरे स्कूलों में चले जाएं। तो जिसने कैरियर को प्राथमिकता दे ली, अपने भविष्य को प्राथमिकता दे दी, तो उसका तो जीवन सफल है, कोई नहीं रोक सकता उसे। जो चाहेगा वो सब मिलेगा जीवन में, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन अगर उसी समय जो बिगड़ गए, गलत रास्ते पर चले गए, तो कोई सुधारने वाला नहीं है। और कोई तरीका नहीं है कि सिवाय आप ऑटो चलाओगे, टेम्पू चलाओगे या पल्लेदारी करोगे, इसके अलावा तीसरा विकल्प तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तो इस चीज को समझना होगा। दूसरा एक बात और आती है कि माँ बाप का कहना बच्चों के लिए। मैं जैसे दिल्ली जाता हूँ, एक बार मैं दिल्ली गया था किसी काम को, तो मेरी माताजी बोली कि आप जो है जाओगे तो कहाँ रुकोगे, तो मेरी मौसी की बुआ का लड़का वहाँ रहता है, नंबर मैं ढूंढ के दे देती हूँ और तुम जो है बात कर लेती हूँ, वहाँ जाके रुक जाना। तो मैंने कहा मुझे जो है एक होटल में जाना है, वहाँ पे एक इंटरव्यू है, तो मैं कहाँ रुकूंगा, जहाँ इंटरव्यू है उसी के आसपास में 100-200 से 500 रुपये दे के रुक जाऊँगा। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि दिल्ली के अंदर ही आप एक दिन पूरे दिन चलते रहो तो एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच पाओगे। दिल्ली कोई छोटी सी जगह थोड़ी नहीं, 12 कलेक्टर होते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा बहुत बड़ी दिल्ली है। तो माँ बाप के जो फैसले हैं वो जनरेशन गैप, मतलब हम 20 की हैं और माँ हमारी 40 की है, 20 साल का जो गैप है, तो वो सोच में तो अंतर आ जाता है, लेकिन नीयत में कभी अंतर नहीं आएगा। माँ बाप की जो नीयत होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मैं फिर एक रामायण का प्रसंग लेता हूँ। बाली का वध राम ने किया था, लेकिन अंगद को बोल के गए थे बाली कि प्रभु श्री राम की शरण में जाना, क्योंकि अगर जिसके बाप को मारा है, अंगद के बाप को बाली ने मारा था, अंगद को मारा है, तो फिर जो है वो अंगद के पिता को मारा है राम ने, तो भला राम की शरण में अंगद क्यों जाते। लेकिन उन्हें अपनी बात, जो पिता की जो नीयत थी उस पर विश्वास था कि पिता कभी गलत हो ही नहीं सकता है। फैसले तो समय के हिसाब से हो सकते हैं कि हम कुछ और सोच रहे हैं और पिता हमारे कुछ और सोच रहे हैं, अंतर आ सकता है। हम भी अपनी जगह सही हो सकते हैं और पिता भी हमारी अपनी जगह सही हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। लेकिन नीयत पिता की गलत हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, 100% नहीं हो सकता है। पिता या माँ जो भी सोचेगा वो हमेशा यही सोचेगा कि बेटा हमारा हमसे ज़्यादा तरक्की करे, बेटा हमसे हमारा ज़्यादा पढ़ के जाए। तो कभी भी माँ बाप की जो बातें हैं उनको जो है समझना चाहिए और मंथन चिंतन करने के बाद ही अपना जवाब देना चाहिए। तो कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, बड़ा लंबा प्रसंग है, अगर चलेगा तो बहुत लंबा वाक्या चल जाएगा। तो फिलहाल के मैं तो बस, मुकेश जी भी आंखें निकाल रहे हैं चश्मे में से, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना भविष्य बनाओ और सबको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए। कॉलेज का नाम रोशन करो, विद्यालय का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, इस गांव का नाम रोशन करो। और आज से 10 साल बाद जब भी तुमसे मुलाकात हो तो मुझे कहने में गर्व हो कि ये हमारे स्टूडेंट हैं। धन्यवाद।